नमस्ते एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का प्रसार और एशिया और अफ्रीका में उसका प्रसार टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि 15वीं-16वीं शताब्दी में ज्ञान विज्ञान के प्रसार, पुनर्जागरण जनित भावनाओं की उन्नति, दिग्दर्शन यंत्र, कागज, छापाखाना, जहाजरानी उद्योग इत्यादि चीज़ों के आविष्कार के पश्चात यूरोपीय साहसिकों ने समुद्री मार्ग से भारत और अमेरिका की खोज की और इसी काल की एक नवीन प्रवृत्ति वाणिज्यवाद के चलते यूरोपीय राष्ट्रों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार वाणिज्य के द्वारा अपने देश के लिए आर्थिक संपन्नता प्राप्त करना एक उद्देश्य बन गया था। और इसी के चलते हुए यूरोपीय देशों की व्यापारिक कंपनियों ने एशियाई देशों में व्यापार वाणिज्य का प्रारंभ किया और कालांतर में भारत सहित अन्य एशियाई देशों की एकता और फूट का फायदा उठाते हुए अपने साम्राज्य स्थापित किए। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय देशों के मध्य अफ्रीका और एशिया में नवीन साम्राज्यवाद का एक दौर प्रारंभ हुआ, जिसका स्वरूप मुख्यतः राष्ट्रीय और आर्थिक था। यह नवीन साम्राज्यवाद पुराने साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद से भिन्न था। पुराने साम्राज्यवाद का मुख्य आधार वाणिज्यवाद था और उस काल में इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल आदि देशों ने अफ्रीका और एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित किए थे और इन उपनिवेशों को स्थापित करने के पीछे यूरोपीय राष्ट्रों का मुख्य उद्देश्य कच्चा माल प्राप्त करना था और तैयार माल को इन उपनिवेशों में बेचना था। किंतु नवीन साम्राज्यवाद इन उद्देश्यों के अतिरिक्त अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रसार और अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने के लिए भी प्रयत्नशील था। अलग अलग विद्वानों ने साम्राज्यवाद की अलग अलग व्याख्या की है, लेकिन इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर हम इस शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में करते हैं, अर्थात भिन्न प्रजाति वाले किसी देश पर किसी दूसरे देश के राजनीतिक आधिपत्य की व्यवस्था को साम्राज्यवाद कहा जाता है। पुराना साम्राज्यवाद विशेष करके एशियाई देशों और अमेरिकी महाद्वीप तक ही सीमित था और वाणिज्यवादी अवधारणाओं के टूटने के साथ ही, जैसा कि आप सब लोगों को परिचित है कि मुक्त व्यापार की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ लेजिस्फेयर की स्थापना के पश्चात वाणिज्यवादी अवधारणा कमजोर पड़ने पर लगी। इसी प्रकार अमेरिकी उपनिवेशों ने इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह करके और अमेरिकी क्रांति के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र करा लिया। अतः अब यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा जो उपनिवेश स्थापित किए गए उनकी प्रवृत्ति और प्रकृति में भी अंतर आया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस उपनिवेशवाद ने नया स्वरूप धारण करके साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लिया और इस समय औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में उत्पादन और कच्चे माल की आवश्यकता ने यूरोपीय राष्ट्रों को इस बात के लिए मजबूर किया कि वे एशिया और अफ्रीका में नवीन क्षेत्रों की तलाश करें और वहां पर अपनी नई व्यापारिक मंडियों की स्थापना करें। 1870 ईस्वी के पश्चात जर्मनी और इटली के एकीकरण के पश्चात, जबकि वे भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की इस होड़ में शामिल हुए, यूरोपीय राष्ट्रों में अफ्रीका और एशिया में नए क्षेत्रों को ढूंढकर उनमें अपनी कॉलोनी स्थापित करने की एक दौड़ लग गई और यह सब इतनी तीव्र गति से हुआ कि 30 वर्षों के भीतर ही अफ्रीका के 90% भूभाग को यूरोपीय राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया।
नवीन साम्राज्यवाद के विकास के कारण। आइए, ये जो 19वीं शताब्दी में जो नवीन साम्राज्यवाद का दौर आया, इसके क्या कारण थे, इनको हम बिंदुवार पढ़ें। सबसे पहले आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है अतिरिक्त उत्पादन। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े उद्योगों की स्थापना के साथ ही मशीनों के द्वारा कम समय में ज़्यादा माल का उत्पादन प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस के अलावा जर्मनी, इटली आदि देशों में भी औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। अब तैयार माल को बेचने के लिए यूरोप वासियों को नए बाजार ढूंढने की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा कारण है अतिरिक्त पूंजी। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप ज़्यादा माल तैयार करने के साथ साथ ही उद्योगपतियों का जो वार्षिक सालाना टर्नओवर था वो बढ़ा और अतिरिक्त धन के रूप में उनके पास अतिरिक्त पूंजी का संचय हुआ। अब यूरोपीय देशों के पूंजीपति ऐसे क्षेत्रों की खोज में जुट गए जहां वे अपनी अतिरिक्त पूंजी को लगा सकें। अविकसित और पिछड़े देशों में मजदूरी सस्ती होने और प्रतियोगिता कम होने के कारण उन्होंने अपनी सरकारों को इस बात के लिए प्रवृत्त किया कि वे अफ्रीका और एशिया में नवीन उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास करें। कच्चे माल की आवश्यकता। औद्योगिक क्रांति के द्वारा ही बड़े बड़े उद्योगों में यूरोपीय उद्योगों को रबर, टंगस्टन, मैगजीन, कपास, वनस्पति तेल इत्यादि कच्चे माल की अत्यधिक आवश्यकता बढ़ी। इन मांगों की पूर्ति के लिए नवीन उपनिवेशों की स्थापना आवश्यक थी और यूरोपीय राष्ट्र अविकसित देशों पर अधिकार करने के लिए लालायित हुए ताकि अपने यहाँ के उद्योगों के लिए वे ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल की प्राप्ति कर सकें। यातायात और संचार साधनों का विकास। विज्ञानवाद और आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भाप की शक्ति से चलने वाले जहाज़ों का निर्माण हुआ, जिससे समुद्री रास्ते से सुदूर देशों के साथ भी व्यापार आसान हुआ। रेलवे और टेलीफोन के आविष्कार ने अब देश और काल की दूरियों को समाप्त कर दिया। जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था होने के कारण जो डेयरी उत्पाद थे, जैसे कि अंडा है, फल है, पनीर है, मक्खन है इत्यादि, जल्दी खराब होने वाली और खाद्य वस्तुएं भी दूर सुदूरवर्ती उपनिवेशों से प्राप्त करना संभव हुआ। इस प्रकार यातायात और संचार के साधनों के विकास ने नवीन साम्राज्यवाद को सफल बनाने में अपनी मदद की। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था अतिरिक्त जनसंख्या का दबाव। अच्छे रहन सहन और स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर विकास तथा स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी। अब सरकारों के सामने प्रश्न यह था कि ये जो बढ़ी हुई आबादी है, इसको रोजगार कैसे दिया जाए और इनके रहने की उचित व्यवस्था किस प्रकार की जाए। तो इसका ये उपाय निकाला गया कि एशिया और अफ्रीका के अविकसित देशों में इस अतिरिक्त जनसंख्या को बसाया जाए। राजनीतिक कारण। इसी समय राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना और औद्योगिक विकास के चलते हुए विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के अंदर कुछ दबाव वाले, जिनको कि प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है, गुट बने, जिनमें समाचार पत्र, राजनीतिक दल, लेखक इत्यादि शामिल थे। इन्होंने अपने अपने राज्यों की सरकारों को इस बात के लिए दबाव डाला कि वे ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेशों की स्थापना की ओर प्रवृत्त हों। इसी तरह इटली और रूस जैसे अपेक्षाकृत कम उन्नत देशों को भी इस बात की आवश्यकता थी कि वे नई मंडियां स्थापित करें। अतः राजनीतिक उद्देश्यों ने भी उपनिवेशवाद के नए दौर को बढ़ावा दिया। वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इंपीरियलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद के निहित वर्ग का दबाव। अधिकांश देशों में एक वर्ग विशेष ऐसा था जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने सरकारों को इस बात के लिए दबाव डाल रहा था कि वे अफ्रीका और एशिया में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के कार्य को बढ़ावा दें, जिन्हें कि साम्राज्यवाद के निहित वर्ग कहा जाता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड के रोथस्चाइल्ड बैंक ने पहले तो स्वेज नहर के अंदर धन मुहैया करवाया, यानी कि वित्तीय सहायता दी, और प्रधानमंत्री डिजरेली को उसका हिस्सा खरीदने के लिए धन मुहैया कराया। और बाद में उसी बैंक ने इंग्लैंड की सरकार पर यह दबाव डाला
कि अपने हितों और पूंजी की रक्षा के लिए वे मिस्र पर अधिकार करें। उग्र राष्ट्रीयता। जर्मनी और इटली का एकीकरण पूर्ण होने के पश्चात दोनों देशों ने अपना औद्योगिक विकास प्रारंभ किया और शीघ्र ही वे भी एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवादी दौड़ में शामिल हो गए। प्रतिक्रिया स्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों में उपनिवेशवाद की होड़ प्रारंभ हो गई और इस होड़ को विभिन्न देशों के समाचार पत्रों, राजनीतिक दलों और जनता ने बढ़ावा दिया। ईसाई मिशनरियों का योगदान। 19वीं शताब्दी में सुदूर देशों में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की स्थापना में एक महत्वपूर्ण योगदान ईसाई मिशनरियों का भी रहा है। जैसे इंग्लैंड के डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन एक ईसाई मिशनरी थे जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों की यात्रा की और जेम्बिसी और कांगो नदी घाटी क्षेत्रों की खोज की। फ्रांस के कार्डिगन लेविगिरी ने अल्जीरिया में अफ्रीका की मिशनरियों की स्थापना की और उनके माध्यम से ट्यूनिस पर अपना धार्मिक प्रभाव स्थापित किया, जिससे कि फ्रांस को ट्यूनिस पर अधिकार करने में सहायता मिली। बेल्जियम के पादरियों ने भी इसी प्रकार कांगो के क्षेत्र में अपने राज्य का प्रभाव इस्तेमाल करने की पृष्ठभूमि तैयार की। आधुनिक भारत के विद्यार्थी इस भली भांति जानते हैं इस बात को कि ईसाई मिशनरियां जो हैं उनका जो कार्य था, अपने प्राथमिक कार्य यानी कि ईसाई धर्म के प्रचार के साथ साथ वे जिस भी देश की मिशनरी के सदस्य होते थे उस देश की सत्ता स्थापित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का है सभ्यता का विस्तार और दिव्य कर्तव्य के बहाने साम्राज्य का प्रसार। यूरोपीय लोगों का विश्वास था कि वे गोरी चमड़ी के लोग हैं। उनकी सभ्यता और संस्कृति अफ्रीकी और एशियाई देशों के काले वर्णीय लोगों की तुलना में अधिक विकसित है और वे इसे अपना पुनीत कर्तव्य समझते थे कि इन पिछड़े हुए, गरीब और अशिक्षित क्षेत्रों में साम्राज्य स्थापित करके वे इन लोगों के कल्याण का कार्य कर रहे हैं। फ्रांस ने अपने इसी वैश्विक विस्तार की नीति को एक्सपेंशन ऑफ सिविलाइजेशन अर्थात सभ्यता के विस्तार का कार्य कहा। इसी प्रकार इटली ने इसे सेक्रेड ड्यूटी अर्थात पुनीत कर्तव्य बताया और इंग्लैंड ने तो इसे व्हाइट मैन्स बर्डन अर्थात श्वेत जाति का भार या दायित्व बताया। आप लोगों को विदित होगा कि किपलिंग ने 1899 ईस्वी में इसी शीर्षक व्हाइट मैन्स बर्डन नामक शीर्षक की एक कविता लिखी थी। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद के अनुकूल परिस्थिति। एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देश अविकसित थे, अशिक्षित थे, गरीब थे, पिछड़े हुए थे, वहाँ औद्योगिक विकास नहीं था और राजनीतिक एकता न होने के चलते हुए यहाँ की परिस्थितियाँ यूरोपीय देशों के लिए इस बात के लिए अनुकूल थी कि वे सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इन देशों में अपने साम्राज्य स्थापित करें, जिनमें मुख्य कारण ये थे एशिया व अफ्रीका के देशों में अभी औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी और औद्योगिक रूप से वे पिछड़े हुए थे। यहाँ पर कच्चे माल के असीमित भंडार थे, सैनिक दृष्टि से ये अपेक्षाकृत निर्बल थे, राष्ट्रीय चेतना का अभाव था और यहाँ पर सस्ता मानव श्रम उपलब्ध था। इन्हीं कारणों के चलते हुए यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका को शीघ्र ही बंदरगांठ के द्वारा अपनी कॉलोनीज के रूप में विकसित कर लिया। आइए अब हम चर्चा करते हैं यूरोपीय साम्राज्यवाद का अफ्रीका में प्रसार। 1885 ईस्वी के पूर्व तक अफ्रीका का केवल 10% भूभाग ही यूरोपीय शक्तियों के अधीन था और विश्व में इस महाद्वीप के अंदरूनी हिस्सों का कोई ज्ञान नहीं था। इसे अंध महाद्वीप यानी कि डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता था। अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में यूरोपीय जनता को जागृत करने में भूगोलिक अन्वेषणकर्ताओं अर्थात साहसिक खोजकर्ताओं और धर्म प्रचारकों का विशेष योगदान रहा है। जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि इनमें डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने कई वर्षों तक मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों का दौरा करके जेम्बिसी घाटी की खोज की। इसके पश्चात 1875-76 में हेनरी मार्टिन स्टेनले ने कांगो घाटी और उसकी सहायक नदियों का अन्वेषण किया। स्टैनली की पुस्तक थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट प्रकाशित होने के बाद ही यूरोपीय राष्ट्रों की रुचि अफ्रीका में बढ़ी। इतिहासकार कैटलबी ने
अफ्रीका की बंदरबांट को दो संदर्भों में असाधारण बताया है। कैटलबी के अनुसार पहले तो अफ्रीकी देशों का यूरोपीय शक्तियों के मध्य यह जो बंटवारा था वो क्रमिक न होकर के बड़ी तीव्रता से हुआ, और दूसरा सबसे आश्चर्यजनक बात है कि यूरोपीय शक्तियों के द्वारा अफ्रीकी क्षेत्रों की बंदरबांट बिना किसी युद्ध के संपन्न हुई। यूरोपीय देशों के मध्य अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की स्थापना में बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय की भूमिका विशेष रही है। 1836 ईस्वी में उन्होंने ब्रुसेल्स में यानी अपनी राजधानी में विश्व के भूगोलवेत्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया, और इस सम्मेलन का उद्देश्य था अफ्रीका के महत्व पर विचार करना, वहां अनुसंधान और व्यापार कार्यों को प्रोत्साहित करना और अफ्रीका में ईसाई सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करना। लियोपोल्ड द्वितीय ने स्टैनली को अफ्रीका में अनुसंधान करने के लिए अपने देश की तरफ से नियुक्त किया, और स्टैनली की मेहनत और कार्यों के फलस्वरूप ही कांगो में बेल्जियम ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। अब यूरोपीय राष्ट्रों में अफ्रीकी देशों के प्रति रुचि जागृत हुई और उनके मध्य यूरोपीय क्षेत्रों पर अधिकार करने की छीना झपटी शुरू हुई। इसको नियंत्रित करने के लिए 1884-85 में यूरोपीय राष्ट्रों का एक सम्मेलन बर्लिन में बुलाया गया, जिसे बर्लिन सम्मेलन कहते हैं, और अफ्रीकी क्षेत्रों पर गहन विचार विमर्श करने के पश्चात यूरोपीय देशों ने युद्ध की आशंका को और आपसी मनमुटाव को टालने के लिए कुछ नियम बनाए, जिनको सम्मिलित रूप से बर्लिन एक्ट कहा जाता है। इसकी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके अंतर्गत कांगो फ्री स्टेट को तटस्थ राज्य माना गया, अर्थात कोई भी यूरोपीय राष्ट्र इस पर कब्जा नहीं करेगा, और कांगो नदी घाटी में सभी राज्यों को व्यापार और नौ संचालन की स्वतंत्रता दी गई। कांगो नदी पर भी यह निर्णय लिया गया कि इसके ऊपरी भाग पर ब्रिटेन का और निचले भाग पर फ्रांस का अधिकार रहेगा। इस प्रकार यूरोपीय राष्ट्रों ने 1914 ईस्वी तक अफ्रीका के अबिसीनिया और लाइबेरिया को छोड़ करके पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को आपस में बांट लिया। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि विभिन्न यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों को अफ्रीका की इस बंदरबांट और लूट में कौन कौन से हिस्से प्राप्त हुए। अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की दौड़ में क्षेत्रीय दृष्टि से फ्रांस अव्वल नंबर पर था। उसका सर्वाधिक विशाल साम्राज्य अफ्रीकी देशों में स्थापित हुआ। बर्लिन सम्मेलन के बाद फ्रांस ने अफ्रीका में ट्यूनिस, कांगो, फ्रेंच कांगो, मेडागास्कर, सहारा रेगिस्तानी क्षेत्र और आइवरी कोस्ट पर अपना अधिकार स्थापित किया। मिस्र में इंग्लैंड के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य कटुता हुई, और 1904 में दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें फ्रांस ने मिस्र में इंग्लैंड के लाभों को स्वीकृति प्रदान करते हुए बदले में मोरक्को में अपना साम्राज्य स्थापित किया। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से इंग्लैंड का अफ्रीका में साम्राज्य फ्रांस की तुलना में कम था, लेकिन अगर लाभप्रद स्थानों की गणना की जाए तो यूरोपीय देशों में इंग्लैंड सर्वाधिक लाभप्रद स्थिति पर था। अफ्रीका में इंग्लैंड के आधिपत्य में कैंप कॉलोनी, मिस्र, सूडान, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, जाम्बिया, गोल्ड कोस्ट, ट्रांसवाल, नाटाल, ऑरेंज फ्री स्टाल और कैप कॉलोनी इत्यादि महत्वपूर्ण स्थान थे। जर्मनी, साम्राज्यवाद की इस दौड़ में जर्मनी सबसे अंतिम शामिल हुआ। बिस्मार्क का जर्मनी को एक संतृप्त यानी सैचुरेटेड स्टेट मानता था, और उसने अपने आप को उपनिवेशवाद की दौड़ से अलग रखा, लेकिन बिस्मार्क के पराभव के बाद जर्मनी जो है वो अपने उचित स्थान के लिए अफ्रीका में संघर्षरत हुआ। जर्मनी ने अपने प्रयासों से अफ्रीका में टोंगोलैंड, कैमरून, पूर्वी अफ्रीका, नामीबिया आदि महत्वपूर्ण उपनिवेश स्थापित किए। इटली, एकीकरण के पश्चात इटली भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की दौड़ में शामिल हुआ। यद्यपि देरी से शामिल होने के कारण वह इस दौड़ में पिछड़ गया, और अफ्रीका में उसे इरिट्रिया, सोमालीलैंड के एक भूभाग पर ही अधिकार
प्राप्त कर पाया। 1896 में जब उसने अबिसिनिया को हड़पने का प्रयास किया तो युद्ध में इटली को पराजित होकर अपमानित होना पड़ा। पुर्तगाल। अफ्रीका में पुर्तगाल ने मोजाम्बिक और अंगोला में अपने उपनिवेश स्थापित किए। इसी प्रकार स्पेन के अधीन अफ्रीका में टैंजियर, जिब्राल्टर के समुद्र तट का पूर्वी भाग आदि स्थान उपनिवेश के रूप में थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अफ्रीकी देशों की पिछड़ेपन, अशिक्षा और राजनीतिक एकता के अभाव का फायदा उठाकर यूरोप वासियों ने अपने उद्योगों और देशों को अधिकाधिक फायदा पहुंचाने के लिए अफ्रीका के संपूर्ण भूभाग पर अपने उपनिवेश और साम्राज्य स्थापित किए और यह सब बहुत ही तीव्रता और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। इसलिए इस नवीन साम्राज्यवाद को कई मायने में ऐतिहासिक माना जाता है। धन्यवाद।